चलिए, जय हिंद। आज हमें पिछड़ा वर्ग आयोग देखना है, ओबीसी आयोग, जो हमारे आर्टिकल नंबर 338 की श्रृंखला में तीसरे नंबर का आयोग है। अब 338 की श्रृंखला में क्यों बोला मैंने इसको? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, जो 338 है ये संविधान के किस भाग में है? भाग 16 में है। और जब हम देखते हैं इस संविधान के भाग 16 में एक आर्टिकल है 338, तो इस 338 में बात की गई है किस कमीशन की? एससी कमीशन की। इसी का एक भाग है 338 ए, जिसमें बात की गई है एसटी कमीशन की, और इसी का अगला भाग है 338 बी, जिसमें बात की गई है ओबीसी कमीशन की, जिसे हमें आज कवर करना है। इसीलिए बोला जाता है कि 338 की श्रृंखला का ये तीसरा क्या है? कमीशन है। अब ओबीसी आयोग किसके लिए होगा? पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए होगा। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग था, अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग था, वैसे ही पिछड़ा वर्ग। अच्छा, अब पिछड़ा वर्ग क्या होता है? जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से समाज से कैसा है? पिछड़ा हुआ है। अच्छा, ये डिसाइड कौन करेगा कौन सा वर्ग पिछड़ा है और पिछड़ा नहीं है? कौन करेंगे? ये डिसाइड राष्ट्रपति करेंगे, पर किसकी सिफारिश पर? आयोग की सिफारिश पर। आयोग जाकर राष्ट्रपति को बताएंगे कि ये जो वर्ग है ये अत्यंत पिछड़ा है या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, तो इसको आप किस किस श्रेणी या सूची में डाल सकते हैं? ओबीसी की सूची में डाल सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को ये शक्ति किसने दी कि आप एक आयोग बनाओ और आयोग को बोलो ये काम करने के लिए? तो किसने दी है? आपके संविधान ने दी है। अच्छा, संविधान ने इस आयोग को बनाने की शक्ति किसे दी? राष्ट्रपति को दी। और ये चीज लिखी कहां है? तो ये चीज लिखी है आर्टिकल नंबर 340 में। किसमें लिखी है? आर्टिकल नंबर 340 में लिखा है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। इस शक्ति का उल्लेख किसमें देखने मिलता है? आर्टिकल नंबर 340। तो इस 340 का ही उपयोग करके राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? एक आयोग का गठन। अच्छा, चलिए, राष्ट्रपति ने एक आयोग का गठन कर दिया, पर आयोग की भी अपनी प्रकृति होती है ना, कि आयोग या तो वैधानिक होगा या तो संवैधानिक होगा। अब यदि ओबीसी आयोग वैधानिक आयोग भी रहा तो उसने कोई जर्नी तो की होगी, कहीं से बनकर आया होगा और कहीं इसी अधिनियम के तहत बना होगा। और यदि वो आज आज एक संवैधानिक आयोग है या नहीं, ओबीसी आयोग, तो ओबीसी आयोग आज एक संवैधानिक आयोग है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये है। इसका मतलब कि संविधान में हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब संविधान में यदि इसका उल्लेख देखने को मिलता है, मतलब कभी ना कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ होगा। तो बस उसी पृष्ठभूमि को हमें सबसे पहले समझना है। सिर्फ पृष्ठभूमि समझ लीजिए, उसके बाद आयोग की संरचना बेहद ही आसान है, वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कार्य समझ में आ जाएंगे। हमें सबसे पहले क्या देखना है? इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने वही बात की, आर्टिकल नंबर 340। आर्टिकल नंबर 340 में बोला गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रपति कार्य करेंगे, और इसके लिए उन्हें आयोग के गठन की क्या दी गई है? शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 340 का उपयोग करके राष्ट्रपति यदि चाहे तो एक आयोग का गठन कर सकते हैं, और उसमें एक मुख्य अध्यक्ष बैठा सकते हैं, जो किसके लिए कार्य करेगा? जो रिपोर्ट लाकर किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसी शक्ति का उपयोग करते हुए, किस शक्ति का? आर्टिकल नंबर 340। 1953, अभी हमने पॉलिटी जब पढ़ा था तो हमने ये इतिहास देखा है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 1953 में ये आती है पहली समिति या आयोग, काका कालेलकर, जिसे काका कालेलकर समिति के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष बनी? 1953 की अध्यक्षता में आयोग ने सिफारिश की। क्या सिफारिश की? कि ओबीसी नाम की कैटेगरी बननी चाहिए और उसे क्या दिया जाना चाहिए? हालांकि इन्होंने उस समय बहुत भारी आरक्षण की बात कर दी थी, है ना, जिससे सभी घबरा गए थे और उन्होंने बोल दिया था काका जी आप रहने दीजिए, है ना। और इसकी क्या की इन्होंने? अपील की। मतलब 1953 में एक आयोग बना, किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। और काका कालेलकर ने बोला कि देखो एक कैटेगरी बनाइए, कौन सी? ओबीसी, और उसे क्या दीजिए? आरक्षण दीजिए। ठीक है। अब काका कालेलकर ने इसकी आधार किसको माना था? ओबीसी का। तो आधार उन्होंने माना था कि जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसे किसमें रखना चाहिए? ओबीसी में रखना चाहिए। अब 1978 समय बीत गया, इस बात पर काका कालेलकर की बात में कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो 1978 में नया कमीशन बना, कौन सा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष याद रखेंगे 1978। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी ने जो सिफारिशें की उसके आधार पर आगे चलकर क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। बीपी मंडल कमीशन ने आयोग का गठन किया, और कितने परसेंट?
27% आरक्षण की सिफारिश की, ठीक है, सिफारिश करी। इसके बाद 1990, 12 वर्षों के पश्चात सरकार बनती है किसकी? वीपी सिंह की सरकार बनती है। और वीपी सिंह इस मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या कर लेता है? मान लेता है। और मान लेता है मतलब उसने कितने प्रतिशत? 27% आरक्षण किसको दे दिया? ओबीसी को दे दिया। इसका मतलब कि 1978 में जो सिफारिश की गई थी बीपी मंडल की, वो मान ली जाती है 1990 में किसके द्वारा? वीपी सिंह की सरकार के द्वारा। अब आरक्षण बांटा गया तो एक्टिव कौन हो गई? अब इंदिरा साहनी। और इंदिरा साहनी कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम जानते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के नाम से, ठीक है। इस पर आरक्षण के मामले पर याचिका लगाई गई और इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद नाम से जिसे जाना जाता है, जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष कौन सा? 1992 में फैसला सुनाया कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ओबीसी आयोग का क्या किया जाना चाहिए। अभी तक केवल समितियां बन रही हैं, लोग कार्य कर रहे हैं, पर आयोग अभी अस्तित्व में आया है क्या? अभी तक आयोग अस्तित्व में नहीं आया। पर 1992 में जब 1990 में यह आरक्षण दे दिया जाता है तो इंदिरा साहनी चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, और इस वाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि 1992 में यह फैसला सुनाता है कि ओबीसी के लिए क्या बनना चाहिए? एक आयोग बनना चाहिए। और इसी बात को फॉलो करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम ठीक उसके 1 वर्ष के पश्चात, कब? 1900, मतलब ओबीसी अधिनियम कब आया है आपका? और हम जानते हैं कि अगर अधिनियम आया है तो इसका मतलब आयोग तो बनेगा ही बनेगा, उस आयोग को एक दर्जा भी मिलेगा। कौन सा दर्जा? वैधानिक आयोग का दर्जा। और वो उसे दिया गया, डेट याद रखेंगे, 14 अगस्त 1993। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ओबीसी आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया या उसका गठन कब हुआ, तो 14 अगस्त 1993। और 1993 में ही आपका ओबीसी अधिनियम अस्तित्व में आया। क्लियर है? ये कहानी समझ में आई अच्छे से? अब यहां तक बातें खत्म नहीं होती हैं। आगे चलकर वर्ष 2018 में एक विधेयक आता है। कहां पर आते हैं विधेयक? संसद में। विधेयक क्रमांक 123, 123वां विधेयक, जिसके तहत 102वां संविधान संशोधन किया जाता है। वर्ष कौन सा? 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक बना दिया जाता है, अर्थात इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। वर्ष कौन सा? अमेंडमेंट नंबर कौन सा? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एससी एसटी में वो अमेंडमेंट नंबर कौन सा था? 89 था। वर्ष कौन सा था? 2003 था। बस वही सेम प्रोसेस, वैसी ही सेम प्रोसेस ओबीसी के लिए होती है। किस वर्ष में? 2018। और अमेंडमेंट नंबर, यहां मत फंसना, ये 123वां संशोधन विधेयक है जो लाया गया था। ये विधेयक क्रमांक है, संशोधन नंबर क्या है? 102, वर्ष 2018। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति ने सबसे पहले किस समिति का गठन किया था ओबीसी के लिए, तो किस वर्ष किया? 27% रिजर्वेशन की सिफारिश किस समिति ने की? बीपी मंडल ने। बीपी मंडल की सिफारिशों को किस वर्ष मान लिया गया? 1990 में जब बीपी मंडल की सिफारिशों को माना गया तो इसके अगेंस्ट में कौन सुप्रीम कोर्ट चले गई? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किस वर्ष सुनाया? और इस डिसीजन के बेस पे कब अधिनियम लाया गया? और 1993 के अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन कब किया गया? 14 अगस्त 1993। और 2018 में जाकर इसको किस प्रकार का आयोग बना दिया गया? संवैधानिक आयोग बना दिया गया। ठीक है, सही है? समझ में आई ये कहानी? इतना समझ में आ गया तो हो गया हमारा आयोग। अब आगे की चीजें बेहद ही आसान है। क्लियर है? देखिए, अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, वही चीज आ गई 338B। 338B में किया गया है, जो आपका कौन सा भाग है? भाग, यह है भाग 16। कब? 14 अगस्त 1993। अधिनियम कौन सा? 1993। यह एक संवैधानिक आयोग है। कब बना, अगर पूछा जाए तो कब बना है? संवैधानिक कब बना है? और वैधानिक कब बना था? 1993 में। संवैधानिक दर्जा ये लिखा हुआ है 11 अगस्त 2018। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी संरचना को। तो एक होते हैं और 3 होते हैं। सेम चल रहा है वही एससी एसटी कमीशन की तरह। अब अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का, और सदस्यों को भारत सचिव के
सचिव, भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त है। ये चीजें तो हम देखते आ रहे हैं। तो कितने सदस्य हैं टोटल? टोटल 5 सदस्य, एक अध्यक्ष जिससे कौन सा दर्जा प्राप्त है? एक कौन सा दर्जा प्राप्त, और कितने सदस्य? कौन सा दर्जा प्राप्त? भारत सरकार के सचिव का या सचिव के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। अब इसकी योग्यताएं क्या होती है? तो कुछ योग्यताएं नहीं है। देखो ऐसा कहीं बहुत स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, पर सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति से संबंधित होना चाहिए, पिछड़ी जातियों को न्याय दिलाने तथा पिछड़ी जातियों से संबंधित सामाजिक सेवा का क्या हो, उसको अनुभव हो। एक सदस्य भारत सरकार के सचिव पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी होगा जो आपका इसमें सदस्य के रूप में ऐड किया जाएगा। कोई ऐसी खास नहीं, कुल मिलाकर सदस्य किससे संबंधित होना चाहिए? ओबीसी, और उसे ओबीसी के ही क्षेत्र में कार्य करने का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। कितने मेंबर्स होते हैं? 5, एक और 3 नियुक्ति। तो यही बता दो इस्तीफा कैसे सौंपने वाले हैं? वेतन भत्ते, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना, और जब यहां लिखा नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 65 वर्ष मानेंगे। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों को दोबारा पद पर, वही चीज है, दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, परंतु कितनी बार? 2 बार। 2 बार से अधिक नहीं नियुक्त किया जा सकता। त्याग पत्र किसे देने वाले हैं? और देखो निष्कासन कौन करेगा? राष्ट्रपति। आधार आपको पता है, दिवालिया होने पर, किसी अन्य लाभ के पद से, अनैतिक कार्य या मानसिक और शारीरिक अक्षमता, इन आधारों पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। तो नियुक्ति किसने की? पद से कौन हटाएगा? कार्यकाल कितना होगा? सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद कार्य देख लेते हैं। पिछड़ा वर्ग जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, पिछड़ा वर्ग जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच और निगरानी करना। किससे संबंधित? उनके संरक्षण। पिछड़ा वर्ग जातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श, किसको परामर्श देने की बात हो रही है? केंद्र और राज्य सरकार को परामर्श देना। पिछड़ा वर्ग जातियों के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना। पिछड़ा वर्ग जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सभी मामले का निरीक्षण, अधीक्षण। संवैधानिक संरक्षण का मतलब यह है कि जो जो संविधान में वर्णित अधिकार है किसके लिए? ओबीसी के लिए, उस मामलों का क्या करना? निरीक्षण करना, अधीक्षण करना और क्रियान्वयन या समीक्षा करना। पिछड़ा वर्गों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। कुल मिलाकर किसके लिए कार्य करना? ओबीसी वर्ग के लिए काम करना, उनके उत्थान के लिए काम करना, उनके उत्थान के लिए सिफारिश सरकार से करना और उनकी प्रगति के लिए या विकास के लिए बढ़ावा उनको देना। और इसी क्षेत्र में क्या करना? अनुसंधान, या अनुसंधान मतलब क्या होता है? रिसर्च करना। क्लियर है? ये किसके कार्य हैं? ओबीसी आयोग के कार्य हैं। इसके बाद रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन। तो ये रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति। अब एक चीज याद रखना, रिपोर्ट देने का जो है इनका अधिकारी, आर्टिकल नंबर 338B तो आपको पता है, 338B 5D, 5D ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति, अब वही चीज है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन पर सलाह न मानने का कारण संसद को बताना अनिवार्य है। और यदि इस रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हैं तो इसकी एक प्रति कहां भेजी जाएगी? संबंधित राज्य के राज्यपाल को, और ये राज्यपाल इसे कहां रखेगा? विधानमंडल के समक्ष रखेगा। कौन सी विधानमंडल? संबंधित विधानमंडल, जो जिसका रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो इन चीजों से तो मुझे लगता है आप बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं, आपको पता है ये प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद देखते हैं प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके? RN प्रसाद। वर्तमान अध्यक्ष इसके हंसराज गंगाराम अहीर। तो आप केवल याद रखिए ओबीसी आयोग अभी कौन संभाल रहे हैं? अब वो अहीर, दिवाली वाले अहीर मत समझ लेना, है ना? तो आपको नाचने वाले अहीर याद आ रहे होंगे, वो अहीर नहीं। आप सिर्फ याद रखो ओबीसी आयोग कौन संभाल रहा है? अहीर। प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रसाद। प्रथम कौन है? प्रसाद। ऐसे याद रखना, प्रसाद के रूप में कितने प्रतिशत? 27% आरक्षण प्राप्त है। तो कौन है पहले अध्यक्ष? प्रसाद। वर्तमान अहीर। ये रही लिस्ट, आपको एक बार देखना पड़ेगा। प्रसाद, BL यादव, सूरज सिंह, रत्नावेल, SN राव, ईश्वरैया
भगवान लाल साहनी और गंग। इस लिस्ट को बस एक बार आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, बहुत सारे नाम याद नहीं है, इजीली याद हो जाएंगे। कितने हैं? 9 ही नाम है, ठीक है। तो पहले कौन? RN प्रसाद, और वर्तमान कौन? अहीर। बस यही है आपका क्या, ओबीसी आयोग। इससे ज्यादा ओबीसी आयोग में कुछ नहीं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 16। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 338 बी में है। इसमें सदस्य कुल कितने हैं, तो 5 हैं। अच्छा, इसको किस अधिनियम के तहत बनाया गया है, तो ओबीसी अधिनियम 1993। और इसे संवैधानिक दर्जा किस अमेंडमेंट के द्वारा? 102वां। और किस वर्ष? नियुक्ति कौन करता है? इस्तीफा कैसे सौंपते हैं? सेवा शर्तें, कुल कार्यकाल, पद पर कितनी बार नियुक्त हो सकते हैं? 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। और अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? और उस रिपोर्ट में यदि कोई जिक्र है तो हो गया। ये आपका कौन सा आयोग है? ओबीसी आयोग, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके RN प्रसाद और वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके अहीर। क्लियर है? राज्य की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश राज्य। अब मध्य प्रदेश राज्य का जो आयोग है वो एक संवैधानिक आयोग नहीं है। वो कैसा आयोग है? वो एक वैधानिक आयोग है। तो वैधानिक आयोग है, तो अब वैधानिक है तो सारे सारे कार्य कौन संभालेगा? राज्य सरकार संभालने वाली है। तो हमें देखना बस ये है किस अधिनियम के तहत बना है और उसकी डेट क्या है। बाकी सारी चीजें कौन देखेगा? उसकी राज्य सरकार देखेगी। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अधिसूचना 1993 के तहत कब? 13 मार्च 19। अच्छा, एक चीज और, अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अधिसूचना कब आई, तो 1993। पर इस अधिसूचना को राज्यपाल की सहमति कब मिली? तो 1995। कब? अधिसूचना किस वर्ष? 1993। राज्यपाल की सहमति। और इस अधिसूचना के तहत गठन कब? 13 मार्च 1993। मुख्यालय। और ये किस प्रकार का आयोग है? क्यों? क्योंकि उसका उल्लेख कहां देखने नहीं मिलता, इसलिए ये संवैधानिक आयोग नहीं है। एक एक, एक 3 सेम। किसकी तरह सेम? केंद्रीय या राष्ट्रीय की तरह। कितने सदस्य? 3 4 5। आज सही है। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। अध्यक्ष और कम से कम, अब ध्यान से सुनना क्योंकि ये चीजें पहले नहीं थी, ये चीजें कब ऐड की गई हैं? संशोधन 2021। इसमें अमेंडमेंट हुआ है अधिनियम में 2021 में, जिसमें इसको सम्मिलित किया गया है कि अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य, मतलब अध्यक्ष तो होना ही चाहिए पर कम से कम कितने? 2 सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होंगे। वह कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य। कितने सदस्य हैं टोटल? 5, जिसमें से अध्यक्ष और 2 सदस्य क्या होने चाहिए? ओबीसी से संबंधित। और एक उसमें क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। किसके तहत? अधिसूचना अधिनियम संशोधन 2021 के तहत। 21 के पहले इसमें कोई परिवर्तन नहीं था, बस ये जो 2 लाइन लिखी हुई है ये नहीं लिखा हुआ था। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि कौन सदस्य महिला होना अनिवार्य है या नहीं, पर 2021 में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य क्या होंगे? ओबीसी होंगे। और एक उसमें क्या होंगी? महिला होंगी। चलिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते, अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल, त्यागपत्र, ये भी अपने पद पर कितनी बार नियुक्त हो सकते हैं? 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। रिपोर्ट और प्रतिवेदन राज्य सरकार, और राज्य सरकार इसे कहां रखेगी? विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। क्लियर है? किसने नियुक्ति करी? सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, इस्तीफा, कार्यकाल कितना, पद पर कितनी बार नियुक्त? 2 बार। इसका मतलब कि राष्ट्रीय ओबीसी आयोग और राज्य के ओबीसी आयोग दोनों ही सदस्य अपने पद पर कितनी बार? 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। चलिए, ये इसका कार्य क्या है? अपने राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की तरह प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उइके। अब एक चीज है, वर्तमान अध्यक्ष वैसे तो गौरी शंकर बिसेन ही है, बट जब अपडेट होंगे तो आपको अपडेट कर लेना एग्जाम से कुछ दिन पहले। चलिए, पहले कौन है? नाम देख लेते हैं। बसंत राव, हीरालाल, सरदार सिंह, बाबूलाल,
महादेव, राधेलाल, जेपी और गौरी शंकर सेन। बहुत प्यारे प्यारे नाम है। ठीक है, तो पहला और वर्तमान तो आप देख ही लेना, प्लस एक नजर मान लेना कि हीरा, बाबू, सरदार, महादेव, तो ट्रिक ट्रिक बाबू बाबू के साथ जोड़ के इनको बना लेना। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बाबू अब आप याद ही कर लो, बाबू कहाँ पे है, ओबीसी। ठीक है, और बाबू किसकी तरह, बाबू किसके जैसा दिखता है हीरा के जैसा दिखता है। ठीक है, तो हीरा भी कौन से हो गए आपके, ओबीसी आयोग हो गए। क्लियर है, तो इन चीजों को थोड़ा सा एक बार बस नजर, चलता नहीं था ना, आसान है, कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ, वरना आज इस आयोग की श्रृंखला को हम समाप्त करते हैं। क्लियर है, अध्यक्ष के नाम देख लोगे, कार्यकाल कितना है राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का, 365, और राज्य में वहां पर नियुक्ति कौन करता है, केंद्र में, और राज्यों में वहां पर इस्तीफा कौन लेता है, और राज्यों में रिपोर्ट किसे सौंपी जाती, केंद्र में किसे, और यहां पर राज्य सरकार, ना कि राज्यपाल। प्रथम अध्यक्ष प्रसाद, कौन प्रसाद, आनंद प्रसाद, और यहां पर प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उइके। क्लियर है, अच्छे से एक बार रिवाइज कर रहे ना आयोग को, सारे आयोग की एक एक बात को बिल्कुल घोल कर पी जाओ, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर पीने में कठिनाई आए तो आप मुझे बता सकते हैं, जबरदस्ती पिला दिया जाएगा आपको आयोग की घूटी। क्लियर है, समाप्त करें, चलो ठीक है, जय हिंद।